और पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर तुरंत देखेंगे और आप लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कितना है। फिलहाल चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ शरीर का विकास क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह कथन कैसा है देखिए, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। देखिए, अगर हम पहले समझें इन प्रश्नों को, प्रश्न क्या कह रहा है कि विकास में सुनिश्चित क्या कर सकते हैं आप स्वस्थ और शरीर के विकास को लेकर, स्वस्थ शरीर के विकास को लेकर। तो शारीरिक विकास के बारे में पूछा है डेवलपमेंट में, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट पूछा है। तो क्या ये गलत है कि सही है? देखिए, अच्छा विकास चाहे वो मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, दोनों में महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहले अगर क्वेश्चन को हम देखें, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत है। पूरी तरह से विकास व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, विकास व्यक्तिगत नहीं है। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सबके में व्यवहार और कुछ जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं सभी लोगों में ना। किसी का व्यवहार, किसी का चेहरा और किसी का भी शारीरिक बोलचाल हुआ या शारीरिक ढांचा हुआ, वो पूरी तरह से नहीं मिलता है। लेकिन विकास ये निश्चित करता है कि जन्म के बाद ही बच्चा 2 वर्ष का होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा गर्भावस्था में ही 2 वर्ष का हो गया, ऐसा नहीं है। ये निश्चित है कि गर्भावस्था 9 महीने की होती है ना। ये निश्चित है कि शैशवावस्था में बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, ये निश्चित है कि शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था आएगी और बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आएगी। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो निश्चित हैं। ठीक है, तो ये पूरा नितांत कह दिया गया पूरी तरह से व्यक्तिगत है, तो ये उतना सही ऑप्शन नहीं होगा। सही है क्योंकि विकास, देखिए सही तो है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। क्या मानसिक विकास नहीं होता? बच्चा गर्भावस्था में होता है तो क्या उसके मानसिक विकास नहीं होता? सिर्फ शारीरिक विकास तो होता नहीं है। मान लीजिए अगर बच्चा छोटा है, शैशवावस्था में है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष में है, तो क्या उसमें सिर्फ शारीरिक विकास ही होता है? मानसिक विकास भी तो होता है। तभी तो बच्चा आगे चल के चीज़ों को कंट्रोल करना सीखता है, हाथ से कुछ बोलचाल, कुछ टूटी फूटी भाषा अपना शुरू करता है बोलना। तो मानसिक विकास भी होता है, केवल शारीरिक विकास कहना गलत होगा। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सबसे सही होगा इसमें, क्योंकि ये इन्वॉल्व है कि अन्य पक्षों को भी विकास में, शारीरिक विकास में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सही होगा। चौथा क्वेश्चन अगर समझ लिया जाए ऑप्शन, तो गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं प्रभावित करता है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा वाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है कब से? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? प्रसव पूर्व अवस्था को ही गर्भावस्था कहते हैं। और आपको मैंने जब लेक्चर बताया था, लेक्चर 1 में ही, तो वहाँ पर हमने समझा था विकास की अवधारणा में कि जो बच्चों का विकास है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको सही कर पा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आप बढ़िया कर पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? क्या डेवलपमेंट और लर्निंग की बात कही गई है? हमने अधिगम के बारे में भी पढ़ा था। विकास में थोड़ा सा टॉपिक अधिगम का आता है। जो अधिगम और अर्जन है वो तो एक अलग चैप्टर है, मैंने उस टाइम लेक्चर लेते हुए भी बताया है। लेकिन यहाँ पे विकास के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया है, समझाया गया है विकास को पढ़ाते समय। क्यों? क्योंकि आप विकास और वृद्धि को अधिगम से जोड़कर सीख सकें। इसीलिए इसमें क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। देखिए,
तीसरे के सही ही ऑप्शन जाने से पहले हम अगर अदर ऑप्शंस को देखते हैं कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है। कोई किसी से स्वतंत्र नहीं है, सभी लोग एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। विकास अधिगम से संबंधित है। कैसे? एक जटिल प्रक्रिया है विकास, ना ही एक रेखीय है, ना ही एक आयामी है, ये बहुआयामी है और जटिल प्रक्रिया है। सीखना और विकास एक जटिल प्रक्रिया। एक भ्रूण का 18 वर्ष की किशोरावस्था में बन जाना ये आसान प्रक्रिया नहीं है, ये जटिल प्रक्रिया है। किस प्रकार से मांसपेशियां बनती हैं, हड्डियां बनती हैं, 306 हड्डियां जुड़ के बड़े होने पर 206 हो जाती हैं, 300 लगभग हड्डियां 206 हो जाती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, आप इसको जो है कि सरल प्रक्रिया में नहीं रख सकते। और सीखना भी एक जटिल प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि सीखने के भी प्रकार हैं, जो कि अर्जन से और अधिगम से। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अधिगम विकास के पीछे कोई किसी से पीछे नहीं होता है, कोई परिभाषिक शब्द समानार्थक नहीं होता। अंतः संबंधित जहाँ पे आएगा वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा अदर सभी ऑप्शन से। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चंस को देखें, हल करें तो बहुत ध्यान से हल करें, क्योंकि सीडीपी में अब जो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में जो साइकोलॉजी पूछी जा रही है वो कुछ अलग घुमा फिरा के पूछी जाती है। हाँ, बेसिकली बात ये है कि जो टॉपिक आते हैं वो आपके सिलेबस से ही आते हैं, बहुत नया नहीं उठा के दिया जाता। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, ये तो सही लग रहा है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेज गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो वो रुकता नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। आगे पीछे किसी तरह नहीं, जैसा आप सीखते हैं उस तरह से वो आपके माइंड में ऐड होते जाता है, आप वैसी चीज़ें सीखते जाते हैं। पीछे का ऐसा थोड़ी है कि आगे चल के आपने किसी को एक सीधी रेखा में फिर आप पीछे से उसकी शुरुआत करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। विकासात्मक ऐसा थोड़ी है कि आप जन्म से किशोरावस्था में जाते हैं फिर किशोरावस्था से जन्म की तरफ जाते हैं, तो पीछे की ओर कैसे आएंगे? ये तो सबसे उटपटांग ऑप्शन है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि इस तरह से सीधी रेखा में नहीं, स्पाइरल चलता है, स्पाइरल चलता है आपका। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल। जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट कैटेगरीज के जो लोग होंगे उनमें अलग अलग ही होगा। जैसे आप अपने घर परिवार, आप अपने दोस्तों में रह सकते हैं, देख सकते हैं। आपके खुद के घर में अगर 2 बच्चे हैं तो वो भले ही एक माँ बाप के हों, एक जैसी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हों, लेकिन सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो कुछ न कुछ भिन्नता लोगों में रहती है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया हुआ है। अगर आपने समझा है, नोट बनाया है तो बढ़िया है, नहीं अगर आपने नोट बनाया है तो हमारी क्लास से लेक्चर 1 लेक्चर 2 से विकास वृद्धि के बारे में आप नोट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाया है। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत ऑप्शन को हमें चुनना है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है, बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है वंशानुगत और वातावरण विकास के, ये तो सही है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, तो ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल। सभी बच्चे जन्म से 2 वर्ष के बाद यानी कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, मतलब एक जो है कि निश्चित तरीके से तो बढ़ते हैं, शारीरिक वृद्धि तो होती है, लेकिन विकास सब में निश्चित तरीके से एक समान नहीं होता है, ये भी सही है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन किया जा सकता नहीं। विकास का ठीक ठाक मापन नहीं, विकास परिणात्मक नहीं है, विकास गुणात्मक है। ठीक है, परिणात्मक आपके कौन है? इसके बारे में हम लोगों ने वृद्धि और विकास में डिटेल में बातें की हुई हैं, आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें। फिलहाल यहाँ पे जो समझाना था कि इसका ठीक ठाक मापन नहीं हो सकता, विकास हम नहीं माप सकते। आईक्यू लेवल को कुछ हद तक मापा जा सकता है, वो भी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से देखा जाए तो उतना अच्छे से नहीं नापा जा सकता, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक मापन विकास का संभव नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? कहाँ पर विकास और अधिगम कहाँ पर सही साबित होंगे? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतः निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है,
तो ये बात तो सही है, विकास और अधिगम अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। अगर विकास अच्छा होगा आपके माइंड का तो आप जो भी सीखेंगे जल्दी सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। जब आपके माइंड का ही विकास या कोई शारीरिक विकास ही अच्छे से नहीं होगा तो आप अधिगम बहुत देरी से या थोड़ा सा लोगों से कम देरी जो है चीज़ों को बहुत जल्दी नहीं सीखेंगे। लोगों से लोग जो आपकी क्लास में क्लासमेट होंगे, 5 क्लासमेट या आपके फ्रेंड ऐसे होंगे 2 जो जल्दी सीख लेते होंगे, लेकिन 2 ऐसे होंगे या आप उनमें से एक ऐसे होंगे जो थोड़ी देरी से सीखते होंगे, जिन्हें लर्न करने में, कोई चीज़ सीखने में टाइम लगता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, संबंधित हैं। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित है, नहीं। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक है, बिल्कुल नहीं। ये तीनों ऑप्शन जो है सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही है, पढ़ के ही आपको लग जाता है कि हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था कहाँ से? जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था होती है, 2 से 8 वर्ष जो है आपकी मध्य बाल्यावस्था होती है, 8 से 14 वर्ष या 12 वर्ष आपकी जो है उत्तर बाल्यावस्था होती है। उसके बाद किशोरावस्था में आप पैर रखते हैं। ठीक है, वैसे बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा भी जा सकता है और क्वेश्चन में कभी कभी नहीं भी मध्य बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था के बारे में देता है, सिर्फ बाल्यावस्था पूछा जाता है। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखनी है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, यानी कि जब मध्य बाल्यावस्था में बच्चा 2 से 8 वर्ष का होता है तब वो संवेदी और जो है कि चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। नहीं, वो अपने वातावरण से भी सीखता है, अपने परिवार से भी सीखता है, सिर्फ शारीरिक और संवेदी से थोड़ी होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। हाँ, ये तो सही है, ये भी सही है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है, ये तो ठीक है। बहुत तेज़ी से तो है शैशवावस्था में होता है, बहुत तेज़ी से ही शैशवावस्था में होता है, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको मान सकते हैं। अगर माना जाए तो अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन हमें चुनना है। अमूर्त रूप से सोचने वाले वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित नहीं। बच्चा अभी 8 वर्ष का है, 2 से 8 वर्ष, आप ही सोचिए, बच्चा न्यूटन का लॉ थोड़ी पढ़ पाएगा ना, तो अमूर्त थोड़ी सोच पाएगा बच्चा। अमूर्त वो जो दिखाई ना दे फिर भी हो और उसको आप डिफाइन कर पाएँ। जैसे हवा है, किन गैसों से मिलकर बनी है ये बच्चे को तो पता नहीं होगा, लेकिन हवा तो है ना, तो अमूर्त है, महसूस कर सकते हैं सिर्फ उसको ना। तो अमूर्त चीज़ों को बच्चा सोचने में सक्षम नहीं होता, ये किशोरावस्था में होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत बाल्यावस्था से लगभग हो सकती है, जो पियाजे कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, पियाजे कहते हैं। पियाजे के मूल संज्ञानात्मक अवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो। चौथा ऑप्शन है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मध्य बाल्यावस्था के बारे में पूछा है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना, बिल्कुल जो सामने होता है उसके बारे में सोचना समझना चालू कर देते हैं बच्चे, यानी कि 2 + 2 तो बच्चे काउंट करके 4 लिख देंगे ना, 2 × 2 = 4, मतलब ये बच्चे थोड़ा सा अंतर इसमें स्पष्ट कर पाएंगे। तो जो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, थोड़ा सा तर्क वितर्क, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या है? में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे परिणात्मक होगा, परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, नहीं, गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होते हैं। अनियमित और सिर्फ परिणात्मक मतलब सिर्फ परिणाम जो दिखाई देता है सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, विकास मेंटली भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। अनियमित और असंबंधित नहीं, अनियमित नहीं बल्कि नियमित और संबंधित होता है। धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। देखिए 8वें की अगर बात करिए तो धीमी गति से तो होता नहीं, तेजी गति से होता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, बिल्कुल। विकास जो होता है बहुत स्तर के होते हैं और मिश्रित होते हैं, एकदम मिला जुला के बच्चा सीखता है, कुछ परिवार से सीखता है, कुछ स्कूल से सीखता है, कुछ अपना दिमाग लगाता है, कुछ अपने दोस्तों से सीखता है ना। ये सारी चीज़ें बहुस्तरीय बहुत मिश्रित होती हैं विकास। जैसे बच्चे को पेन नहीं पता है तो वो अपने दोस्त से भी सीख सकता है कि इसमें रिफिल कैसे आती है, उसकी पेन टूट गई, मान लीजिए पेंसिल है, कुछ भी है, बच्चा कुछ नया सीख रहा है तो वहाँ से वो कहीं से भी सीख सकता है। सीखने के कई जगह से कई कारक होते हैं, कई अवयव होते हैं सीखने, तो बच्चा कहीं से भी सीख सकता है, मिश्रित है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रमाण चिन्ह पूछ रहा है मध्य बाल्यावस्था की अवधि का। फिर भी मैंने आपको बताया है
कि किशोरावस्था, इसका तो प्रमाण आप चिन्ह बता सकते हैं, लेकिन किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था का जो अवधि है उसमें कोई निश्चित अवधि नहीं है। वो 14 से भी शुरू हो सकता है किशोरावस्था, 13 से भी और 12 से भी किशोरावस्था की शुरुआत हो सकती है, और प्रौढ़ावस्था की भी वही हालत है। ठीक है, तो प्रमाण चिन्ह क्या है? पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। ये तो हम मान सकते हैं कि कौशल, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक विकास तो होता तो है, सबसे बढ़िया हमको चुनना है। वैज्ञानिक तर्क तो नहीं होता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता नहीं होती। मध्य बाल्यावस्था, वही बच्चा 2 से 8 वर्ष का है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, प्रतीकात्मक खेल से ऊपर हो जाता है बच्चा मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, आगे देखते हैं। तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। हाँ, जो सामने दिखाई देता है प्राकृतिक के द्वारा, वो बच्चा उसको अच्छे से समझ पाता है, यानी कि यही उसकी ऐसी अवधि है मध्य बाल्यावस्था पे, जहाँ पे वो अपने तर्क पर विचार भी रख सकता है। थोड़ा बहुत जो भी उसको समझ में आता है, जो भी उसने अभी तक समझा है। आप जानते होंगे कि जो बाल्यावस्था है उसमें प्रश्नों की बौछार होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं, जो कि किशोरावस्था में भी बच्चों में बहुत प्रश्न होते हैं, लेकिन इतनी पर्सनल चीज़ें होती हैं कि हम शेयर ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों ने अवस्थाओं में पढ़ा है ना। फिलहाल चलते हैं हम आगे। कौन सा ऑप्शन? 9वें का चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। आगे देखा जाए, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। क्या डैश डैश प्रक्रिया है भाई? अधिगम, हमने देखा था अभी कि अधिगम जटिल है, सरल तो है नहीं ना, सरल तो है नहीं, तो इसको तो नहीं रखेंगे। जटिल है लेकिन निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। जटिल एवं सक्रिय, सरल और रैखिक, रैखिक जैसे हमने कहा था, ये रैखिक नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, जटिल प्रक्रिया है और सक्रिय प्रक्रिया है। आप सीख तभी सकते हैं, तो सीखना तो जटिल है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक से एक नियम कानून होंगे, छोटा बड़ा, फिर उससे बड़ा ऐसे नियम होंगे। ठीक है, जटिल तो होगा। सक्रिय भी होना आपको जरूरी है। अगर आप सक्रिय नहीं है, ऐसे बैठे हैं बिना मन से क्लास में और लेक्चर चल रहा है, तो होगा ही नहीं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ते पढ़ते आपका मन कहीं और चला जाए ना, कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं भी आपका मन जा सकता है, कोई लाइफ में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी। वैसे एग्ज़ाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो तो बढ़िया है, आप लोग पूरे खुले दिल से पढ़िए, यही बढ़िया होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 है कि विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात बच्चा कुछ नई चीज़ सीख लेता है और उसको अपने मन में बिठा ले रहा है। ठीक है, पर प्रश्न उठाया जाता है, यानी कि जो बच्चे ने पहले सीखा है, बच्चे ने सीखा क्या है कि बच्चे ने सीखा है कि जो ये है ग्रेफाइट की, ये पेंसिल है, ये जो सामने दिख रही है ये पेंसिल है। फिर बच्चा देखता है कि पेन है, इसमें ढक्कन है, ऊपर से हम उठा सकते हैं। ठीक है, अब आत्मसात कर लेता है बच्चा। आत्मसात क्या कह रहे थे कि हम आत्मसात, वो है कि बच्चे को पेंसिल पता है, अब उसने देखा अरे ये पेन भी है, इसे भी लिखा जाता है, लेकिन इसको मिटाया जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। बच्चे ने आत्मसात क्या किया था? बच्चे ने आत्मसात किया था कि ये पेंसिल है और इसे लिखा जाता है। फिर बच्चा अपने आत्मसात में परिवर्तन करेगा, ठीक है, समायोजन करेगा, जो कि पियाजे के द्वारा जो दिया गया है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। संरक्षण पढ़ेंगे, आत्मसातीकरण पढ़ेंगे, समायोजन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, संरक्षण पढ़ेंगे, संगठन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि तब वो बच्चा अपने आत्मसातीकरण पे उसके सवाल उठ रहा है कि अरे ये पेंसिल है, ये पेन भी होता है, ऐसा इसके द्वारा भी लिखा ही जाता है, तो वो उसमें परिवर्तन करता है बच्चा। और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बिल्कुल। और वो परिवार से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके दोस्त, उनके फ्रेंड, वहाँ पर वो चीज़ें बच्चा क्या करता है, सीख लेता है। अब आपको ये समझना है क्वेश्चन के हिसाब से कि जहाँ पर परिवार की बात उतने मायने न हो, लेकिन अपने साथियों की बात मायने हो, अपने परिवार की बातें सही ना लगें, लेकिन अपने दोस्तों की बातें, अपने क्लासमेट की बातें, अपने फ्रेंड्स की बातें सही लगें, वो आप सिर्फ बता दीजिए, आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। किशोरावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था में तो बच्चा जो है वो क्या करता है, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने बाल्यावस्था में बच्चा जो है अपने सहपाठियों से फ्रेंडशिप करता है,
और जो कि अगर मेल है तो मेल से होगा और फीमेल है तो फीमेल से ना, ये हो जाता है। मध्य बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में तो बच्चा कुछ सोचने की क्षमता में रहता नहीं है, वो दूसरों पर निर्भर होता है। तो ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसे तूफान की अवस्था इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ अपना पूरा परिवार दुश्मन लगता है। और जितने भी किशोर अवस्था के किशोर या किशोरी होंगे, अगर शायरी लिखते होंगे तो आप उनकी डायरी पढ़िएगा कभी, वो अपनों पर इतनी ज़्यादा शायरी लिखेंगे कि आपको देख के लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख बेचारे इसी पे है। और ये सभी लोगों के ऊपर है, चाहे कोई भी दुनिया में हो। किशोरावस्था में सभी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग किशोरावस्था में संभल जाते हैं अपने आसपास पड़ोस में देखकर, कुछ लोग थोड़े से इधर उधर बहक जाते हैं जो जाके प्रौढ़ावस्था में सीखना शुरू करते हैं। और किशोरावस्था तक तो इतना सीखते हैं कि वो अपने काम का ही नहीं होता, या इतना सीख लेते हैं कि वो जीवन भर बहुत काम का हो जाता है ना। तो ये जो है कि ऑप्शन से आप क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि किस अवस्था की बात हो रही है। यहाँ परिवार को हम किशोरावस्था में परिवार को कुछ नहीं माना जाता, बल्कि साथी ही सब कुछ होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था सही ऑप्शन हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं। किसमें? स्वतंत्रता की स्थापना, जहाँ पर बच्चा स्वतंत्र होकर खुद अकेले, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा इस टाइम जो भी है ठीक नहीं चल रहा है ना। अस्मिता का विकास, अमूर्त चिंतन किसमें होगा? उत्तर बाल्यावस्था में होगा। उत्तर बाल्यावस्था आप समझ रहे हैं, बच्चा 8 से 12 वर्ष का है, तो उसमें अमूर्त चिंतन तो होगा नहीं। मध्य बाल्यावस्था में होगा नहीं, पूर्व बाल्यावस्था में भी नहीं होगा। बचा क्या? बचा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में स्वतंत्रता स्थापना, कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे क्या है कि मुझे पढ़ना है, और वो सभी जानते हैं कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है ना, होगा। अस्मिता का विकास होगा, बिल्कुल अहम की भावना होती है कि मुझे अच्छा करना है, बेहतर करना है, लेकिन इतने रास्ते हो जाते हैं कि किशोरावस्था में भटकना पड़ जाता है सबको ना। और अमूर्त चिंतन तो है ही किशोरावस्था में, जो कि 18 वर्ष तक होती है, 12 से 18 वर्ष। तो किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन तो हो ही जाएगा। किशोरावस्था में आप जाते हैं तभी तो हाई स्कूल इंटर में जाते हैं और वहाँ आप न्यूटन के लॉ पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वें की बात कर ली जाए, किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। सही बात है। सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। बिल्कुल, जब हम साथ में बहस करते हैं किसी चीज़ को, तो उसका बहुत बहुत अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग निष्कर्ष आते हैं, जिससे हम सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, नहीं व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। हाँ, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14th वाला है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर हो, वह काल जिसमें केवल भाषाई, केवल नहीं, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, केवल संज्ञान और सीखने की। तो देखिए 14 के सही ऑप्शन की अगर बात करें, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, उसे संवेदनशील अवधि कहा जाता है। बाल विकास में उसे संवेदनशील अवधि कहा जाता है। जैसे बच्चा अगर शैशवावस्था में है तो उसे पोलियो के ड्रॉप देना बहुत ज़रूरी है। तो ये वृद्धि का एक महत्वपूर्ण शारीरिक वृद्धि है, जिसे हमें उस पर केयर करना है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन क्या है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य क्वेश्चन पे ध्यान देना है। बाल्यावस्था में बालकों में केवल परिणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो केवल परिणात्मक परिवर्तन नहीं देखने को मिलते। विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता, विकास प्रासंगिक होता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने बताया कि बच्चा गर्भावस्था से शैशवावस्था से बाल्यावस्था, ऐसा कि नहीं है कि बच्चा जो है कि गर्भावस्था के बाद सीधे किशोरावस्था या बाल्यावस्था में आएगा, नहीं। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। हाँ, विकासात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके दर या उसकी गति में उल्लेखनीय परिवर्तन अंतर हो सकते हैं, बिल्कुल अंतर होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में 5 बच्चे ऐसे हैं जो इतना सीखते हैं और गति उनकी कम होती है, बहुत कम समय में इतना सीख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतना ही सीखते हैं और इतने समय में सीखते हैं। ठीक है, उनकी गति ज़्यादा होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विभिन्न दर्शाते
पोर्टफोलियो एक जो है प्रभावी उपकरण है, क्योंकि यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो अगर पोर्टफोलियो में किस चीज़ को दर्शाता है, तो इसके लिए आपको जो है कि जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन कई प्रकार के होते हैं। पहले समझ लेते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन ये होता है कि हम बच्चे की जांच करें कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब वो सीखने में अनुभव में भी हो सकता है या किसी एक सब्जेक्ट में भी हो सकता है, तो उसका मूल्यांकन हम कई तरीके से कर सकते हैं। मूल्यांकन रचनात्मक तरीके से अगर हम करें अलग अलग विधि से, तो वो जो है कि मूल्यांकन इफेक्टिव होता है। उसे अच्छे से आप समझ पाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना बाकी रह गया है। ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखें, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। देखिए, तो बच्चों का ही मूल्यांकन है तो छात्रों को शामिल तो करना ही पड़ेगा, ताकि बच्चे अपनी राय रख पाएँ कि हाँ जैसे अब टेस्ट लेते हैं हम बच्चों का, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है या गलती से वो सही क्वेश्चंस भी होते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, उन्हें कट कर देते हैं, उनमें नहीं नंबर देते हैं। तो बच्चे क्या आके कहते हैं कि सर ये मेरा, मैम या सर ये मेरा सही है और आप इसको ध्यान से नहीं देखे हैं या आपने इसको गलत कर दिया है। तो ये वाली बात जो रहती है तब होती है जब बच्चों को हम छात्रों को जब हम शामिल करते हैं मूल्यांकन में। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफा कह दिया, नहीं मैंने ही कहा तो सही है, तो सही है, बच्चा जैसे चाहे वैसे मान ले, नहीं, तो ये चीज़ नहीं होगी। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हाँ, बच्चे ने, मैंने कहा ना, कितना सीखा, कितना प्रोग्रेस किया, उसके बारे में ये बात होती है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतिम उत्पाद मतलब कि जिसके लिए बच्चे को तैयार किया जा रहा है, यानी कि बच्चे का क्या टारगेट है, कि बच्चे ने 20 में कितने नंबर लाए हैं। तो ये ज़रूरी है कि 20 नंबर ही लाना। बच्चा अगर जो 20 नंबर लाएगा, 20 नंबर लाएगा, वही बेस्ट नहीं। जो बच्चा 10 नंबर भी लाता है वो भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो अभी प्रगति पर है, प्रोग्रेस पर है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि केवल अंतिम उत्पाद, यानी मुख्य रूप से सिर्फ अंतिम उत्पाद पर ही ध्यान देना, कि यही सिर्फ ध्यान देना कि बच्चे ने हाँ इतना सीख लिया है, किस प्रकार से बच्चे ने सीखा है, कौन सी विधियों से आगे सीख सकता है, इन बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये उतना सही ऑप्शन नहीं हुआ। उन्हें छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। क्या जो है कि उन्हें छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो बिल्कुल जो अधिगम के नियम कानून हैं उनके बारे में उनको समझाया जाता है, वे एक प्रकार से प्रेजेंटेबल हों ना। छात्र किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो पहला, दूसरा और चौथा जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण। देखिए, यहाँ पर क्या है, महारत लक्ष्य एक तो होता है। अब जो महारत, किसी भी चीज़ में आप पूरी तरह से अगर निपुण हो जाते हैं, पूरी तरह से आप उस कौशल को पा लेते हैं, तब तो वो आपका महारत लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, अब महारत लक्ष्य में भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो निपुणता उन्मुखीकरण, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, विफलता परिहार उन्मुखीकरण। तीसरा होता है प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण। ठीक है, पहला अगर बात कर ले इंग्लिश में, मास्टरी ओरिएंटेशन, फेलियर ओरिएंटेशन और परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। ठीक है, ये 3 होते हैं। हिंदी में निपुणता उन्मुखीकरण, विफलता परिहार उन्मुखीकरण, विफलता यानी कि जहाँ पर बच्चा विफल होने से डरे तब वो काम करे। ठीक है, प्रदर्शन दृष्टिकोण, खुद को अच्छा दिखने के लिए, प्रेजेंटेबल दिखने के लिए बच्चा सीख रहा है कोई चीज़, तो वो क्या है, प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, महारत लक्ष्य अभिविन्यास, जहाँ पर यानी कि मास्टरी ओरिएंटेशन पूछ रहा है, जहाँ पर बच्चा गहराई में सीख रहा है अपनी खुशी, अपनी रुचि से,
तो किसका वर्णन करेगा? देखिए ऑप्शन है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के दर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। जहाँ पर बात प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की आ जाती है वहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं उतना अच्छा है। किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये सही लग रहा है कुछ। बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, नहीं। बाहर इसके पहले भी जो हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी हैं पेपर 2 में हम लोगों ने देखा है उसमें कि बाहरी पुरस्कार जिसमें बच्चा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, और जो इनर मतलब कि खुद से इंटरेस्टेड होता है उसे क्या कहते हैं। तो डिफरेंट हो जाता है ये दो चीज़ें। इनमें क्या डिफरेंस है वो आप बताइए, या जो मेन जो मुख्य नेम है उनके वो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपमान के डर और सफलता या सज़ा से बचने पर ध्यान देना, नहीं। महारत लक्ष्य में अभिविन्यास वो होगा जहाँ पर किसी कौशल को बच्चा खुद की रुचि से सीखे। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जूम करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील, रचनात्मक, क्रियात्मक, इस प्रकार के उपचारात्मक, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जो शब्द आते हैं वो बहुत पॉजिटिव सेंस रहता है उनमें। ठीक है, तो अगर अच्छा वर्णन पूछा, फिर यहाँ पर सबसे पॉजिटिव है कि सबसे अच्छा वर्णन पूछा गया है। ठीक है, एक प्रगतिशील शिक्षक की, एक प्रोग्रेसिव टीचर की, जो कि हर एक समय पे बच्चे के प्रोग्रेस को ध्यान दे, साथ साथ अपने भी जो पढ़ाने का स्तर है, जो टीचिंग मेथड है उसमें बदलाव करता रहे बच्चों के हिसाब से ना। तो ऑप्शंस देखते हैं। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकारी का प्राथमिक स्रोत है, यानी कि ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान जो मिल सकता है वो उसका पहला स्रोत जो है शिक्षक है, ये कह रहा है। लेकिन आप जानते हैं किसी भी बच्चे का पहला जो ज्ञान का स्रोत होता है वो उसकी माँ होती है, उसके बाद उसके आसपास पड़ोस के बाद फिर विद्यालय आता है, तो फिर शिक्षक आते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन उतना सही नहीं हो सकता है, या अदर ऑप्शंस भी देखकर हम आप जो है कि ऑप्शंस को छांट सकते हैं कि क्या सही है। सबसे बेस्ट वाला चुनना है। शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, यानी कि बच्चा खुद से करके सीखे उसके लिए बहुत सी सामग्री ला के रखता है। जैसे कि ABCD के जो आते हैं, एक प्लेट आते हैं जिसमें हमको निकाल के रखना रहता है, एक क्विज की तरह होता है जिसे बच्चे सॉल्व करते हैं पहले की तरह ना, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। आलंबन मतलब मदद देना, ठीक है ना, आलंबन प्रदान करता है, तो ये सही है। और देख लेते हैं, शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, नहीं। जरूरी नहीं है कि पाठचर्या कंप्लीट हो, जरूरी है कि बच्चे ने एक ही पाठचर्या अगर पढ़ी भी है, एक ही लेसन पढ़ा है, तो उसमें बच्चे ने कितना सीखा है। जरूरी नहीं कि हाँ ये भाग दौड़ होती है हाई स्कूल इंटर में कि हमें सिलेबस कंप्लीट करनी है, लेकिन प्राथमिक स्तर 6 to 8 तक नहीं, 1 to 5 से लेकर 6 to 8 तक उतना नहीं। हमें कड़ाई से इस बात पर फोकस करना चाहिए कि पाठचर्या बच्चे को कितनी समझ में आ रही है, ये नहीं कि आपने पाठचर्या कितनी पढ़ा दी, कितनी कंप्लीट कर दी। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। पूरी तरह से बच्चों को छूट दे दिया जाए तो बच्चे स्कूल बंद करवा देंगे ना, तो पूरी तरह से छूट नहीं देना है। जो ज़रूरी है जिसमें आप, अब ऐसा थोड़ी कि बच्चा अपने से पढ़ेगा आप हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे तो फिर आप किस लिए हैं ना, तो ये बात नहीं है। सबसे सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आप पढ़ के भी थोड़ी सी भी अगर आप समझ माइंड को अपने अगर आपने कुछ भी नोट किया होगा, कॉपी में कुछ भी नोट बनाए होंगे, उसे अगर आप पढ़ के एक बार क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं सीडीपी में। पाठ्य पुस्तकों और बस आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है बड़े क्वेश्चंस को देखकर। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर पर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे मीडिया और अदर जगहों पर जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है।
इस प्रकार के अगर हम प्रश्न बच्चों से पूछते हैं तो ये कैसा प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे हम पूछ रहे हैं बच्चे से, मान लीजिए एक प्रकार का हमने क्वेश्चन किया पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में कि जो मीडिया के लोग हैं पहले या अभी भी स्कूलों में अगर देखा जाए तो जो फिज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथ के जो टीचर हैं अधिकतर जेंट्स होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? तो अगर हम बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो ये किस चीज़ में प्रोत्साहन बच्चों को करेगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। देखिए जेंडर स्थिरता का मजबूत होने का मतलब है कि जैसे हैं चीज़ें वैसे रहे। लड़का बाजार जाए, गेहूँ पिसवाने जाए, लड़की घर का खाना बनाए, जो कि इसी में बदलाव के लिए, ठीक है, और मानसिक स्थिति के बदलाव के लिए भी जेंडर स्थिरता को मजबूत नहीं करना है, बल्कि इन पर सवाल उठाना है, ये है, ठीक है। जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत, ये कोई ऑप्शन। जेंडर भूमिका के नम्यता को हतोत्साहित को देखिए। अगर चौथे के सबसे सही ऑप्शन को हम लोग देखें तो इसमें सबसे सही ऑप्शन ये हो जाएगा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। हम सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ लड़के ही मार्केट जाएं, जो है कि अब तो बहुत कम हो गए हैं, गांव में भी बहुत स्तर तक चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन बहुत पहले अगर देखा जाए तो हाँ, गांव में गेहूं पिसवाने के लिए जो है लड़के ही जाते हैं और घर के काम लड़कियां। अभी तक कितने 95% घरों में ऐसा है, ठीक है। तो ये जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना है, जहाँ से बच्चे सीख सकते हैं कि जो काम है वो जेंडर के हिसाब से नहीं बांटा जा सकता। कुछ चीज़ें जेंडर के हिसाब से बांटी जा सकती हैं लेकिन सब कुछ नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार देखिए सबसे जो ये नाम है ना, वो ऐसे नाम हैं ये जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के टाइम में आते हैं। थोड़ा सा जूम हो जाए, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में आते हैं, जिनसे आप अपना निर्धारण करते हैं कि आपका इस बार कितना नंबर आ सकता है, आप कितना बेहतर कर सकते हैं। ये उन्हीं में से एक नाम है जीन पियाजे, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। इनके मेथड पूछे जाने वाले हैं सीटेट में, अगर सीटेट की अगर मेनली बात कर ली जाए तो जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सिखाने में सक्षम बनाते हैं। जैसे हम मैथ जब सॉल्व करते हैं तो हम मानते हैं एक्स, माना कुल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या एक्स है, हम एक्स वाई मानते हैं। तो क्या सिखाने के लिए हम मानते हैं? जीन पियाजे के अनुसार। अब जीन पियाजे जिन्होंने पढ़ा होगा उसी के हिसाब से वो ऑप्शन दे पाएगा। जैसे उनके जो स्टेजेस हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेज की बात अगर कर ली जाए तो जीन पियाजे के जो स्टेज हैं, मूल संक्रियात्मक अवस्था जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज है, इसमें संवेदी पेशी अवस्था एक आती है, ठीक है, जिसे आप संवेदी पेशी अवस्था जिसे आप सेंसरी मोटर कहते हैं, पहला ये हो जाता है। दूसरा आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। तीसरा आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। चौथा आ जाता है अमूर्त संक्रियात्मक जिसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब देखिए जहाँ पर बच्चा एक्स मानता है, मान लेता है बच्चा, यानी कि उसके में इतनी तो क्षमता आ गई है बच्चे में कि वो जो है चीज़ों को, जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं उन्हें भी बच्चा देख पा रहा है। तो मूर्त तो होगा नहीं, मूर्त वो चीज़ें होती हैं जो दिखाई देते हैं, हम इसमें मानते नहीं हैं। बच्चा इतना डेवलप बच्चे का माइंड नहीं होता है जहाँ पे वो मूर्त चीज़ें सीखे। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। सिर्फ एक्स से मानने की बात अगर जहाँ आ जाएगी वहाँ औपचारिक, वहाँ जो है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से तो आता है, यहाँ से शुरू होती है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था है तो इससे दूर दूर मतलब नहीं है। तो देखिए अगर ये भी मान लेते हैं कि चलिए मान लीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बच्चा थोड़ा बहुत जो है कि चीज़ों को समझना, थोड़ा सा लॉजिक बच्चे में लॉजिक हो जाता है, बच्चे उदाहरण से नियम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन नियम से उदाहरण की तरफ बच्चे फॉर्मल ऑपरेशन में ही आते हैं, ठीक है, यानी कि पहले नियम पढ़ेंगे तब उदाहरण, ठीक है। वरना मूर्त संक्रियात्मक में हम पहले उदाहरण देते हैं तब नियम बताते हैं ताकि बच्चे को आसान लगे। तो देखिए
क्षमता जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश मूल संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है। तो हम ये तो मान लीजिए सही है कि x हमने मान लिया, यहाँ पे वर्गीकरण हम कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं। और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सिखाने में सक्षम बनाते हैं। तो सिर्फ बीजगणित या गणना सिखाने में नहीं, सिर्फ संरक्षण और क्रमबद्धता, सिर्फ क्रमबद्धता में मानने के लिए क्रमबद्धता के लिए तो आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत होगी। तो दूसरा ऑप्शन भी उतना सही नहीं है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संरक्षण और क्रमबद्धता बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बीजगणित और गणना सही होगा। पूरी तरह से मानने का काम जो होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जैसे कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है। ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। आलोक क्या करता है? निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, कान पकड़ के सॉरी ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, जैसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? देखिए, जहाँ पर बच्चा पढ़ने में दिक्कत नहीं, उसको हो सकता है कि चीज़ें कम दिखाई दे रही हूँ, साफ न दिखता हो बच्चे को, तो ये दृष्टि संबंधित समस्याएं हो जाएंगी बिना कहे सुने। भाषा की समझ अगर होगी तो ये थोड़ी कि बच्चा बार बार आँख मूंदेगा, रगड़ेगा। ठीक है, स्वलीनता विकार वहाँ होता है जहाँ बच्चा अपने में ही लीन हो जाता है, कोई अदर चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। संचार संबंधी जहाँ पर बोलचाल की बात होगी वहाँ पर, तो यहाँ पर आँखों को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों का लाल हो जाना ना, भ्रमित होना अक्षरों में, उसको पहचान न पाना, तो ये दृष्टि संबंधी समस्याएं। बच्चों को ठीक से दिख नहीं रहा है, इसलिए बच्चा अक्षर पहचान में भ्रमित हो रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आ गया। कथन और कारण से बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, हम इसको जूम करते हैं और फिर थोड़ा कम जूम करें। कथन क्या है? असर्शन और रीजन पूछा है। ठीक है ना, असर्शन और रीजन। ठीक है, यहाँ पे कारण है, तो देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्षण शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कथन क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा क्या सिखाती है? वहाँ पे बच्चों को सीखने के शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। यानी कि समावेशी कक्षा हो, वहाँ पे सभी बच्चे जिस भी बैकग्राउंड से आते हों वहाँ पर चीज़ें हों। ठीक है, बच्चा सीखे, हर प्रकार के बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ सीखे, चाहे वो जिस भी स्तर से आते हैं। ठीक है, और उनके आकलन में वो अनुकूलन उनको मिले कि वो अपना स्वयं, उनका जो भी आकलन हो रहा है उनके अनुकूल के हिसाब से हो, यानी कि उनका जो भी उन्होंने अब तक सीखा है उसके हिसाब से हो। जैसे जो बच्चे तेज बहुत जल्दी सीख लेते हैं चीज़ को, उनको उसके हिसाब से आकलन हो। जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं उसका उनके हिसाब से आकलन हो ना, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है। कारण क्या है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। देखिए, यहाँ पर कथन कारण मिल रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को जो है व्याख्या कर रहे हैं। अब ये समझते हैं कैसे। समावेशन का दर्शन, यहाँ समावेशी कक्षा की बात हो रही है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता नहीं। समावेशन का जो दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम मतभेदों को समाप्त नहीं करते हैं, व्यक्तिगत मतभेदों को, बल्कि व्यक्तिगत मतभेदों को हम जो है कि उनके हिसाब से बच्चों को और सिखाते हैं। जैसे कोई बच्चा, 20 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 10 बच्चे ऐसे हैं जो सीखते हैं, लेकिन उन्हें सीखने में, उन्हें कुछ भी नया सीखने में टाइम लगता है।
लेकिन 10 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप समझा देंगे वो इतने जल्दी उन चीज़ों को सीख लेते हैं। यानी कि इनके जो सोचने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, वो इन 10 बच्चों से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही कि व्यक्तिगत मतभेदों को मिटा देना है। जैसे कुछ लोगों के व्यवहार को अगर देख लें, कुछ लोग जो है गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा ही नहीं आता है। तो ये चीज़ें जो है क्या है, ये मतभेद ऐसे हैं जिन्हें समाप्त नहीं करना है। इन्हीं कारणों की वजह से तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है लोगों में, ठीक है। तो ये तो कथन तो सही है, लेकिन कारण उतना सही नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। मतभेदों को हमें समाप्त नहीं करना है, बल्कि उसे अपनाना है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन से, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरभामुखी विकास के क्षेत्र में के डैश है। ZPD की बात यहाँ पर हो रही है, और ZPD की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। जब बच्चे अंतःक्रिया से लाभान्वित होते हैं, खुद से चीज़ों को सीखते हैं, तो वो क्या कर पाते हैं? अधिक जानकारी ले पाते हैं। और क्या होता है उनको, जो उनके समीप दूरभामुखी विकसित क्षेत्र के अंदर आता है। देखिए यहाँ पर बच्चा है, बच्चे को ये सीखना है, और ये ZPD है, ठीक है। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चा स्ट्रगल करके पहुँच जाता है। अगर आपकी थोड़ी सी मदद मिले तो बच्चा यहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो बच्चा पहुँच ही नहीं पाएगा, यहाँ तक उसका एवरेज ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इसका क्या है, एवरेज ही नहीं है। तो अधिक जानकारी अगर बच्चे को देंगे तो वो अंदर तक पहुँच जाएगा, बस बाहर नहीं। भौतिक वातावरण की बात तो हो ही नहीं रही है। तो पहला ऑप्शन आपका कि अधिक जानकारी अगर थोड़ा सा आप हेल्प कर देते हैं, ठीक है, समीप दूराभिमुखी, तो बच्चा क्या होता है, यहाँ तक अपने उद्देश्य तक पहुँच जाता है, विकसित क्षेत्र तक जो है वो पहुँच जाता है, और अंदर की जानकारी तक पहुँच जाता है। अधिक जानकारी के साथ अंदर की जो उसकी जानकारी है, जो इंटरनल जो उसकी नॉलेज है, वो उसको पहचान पाता है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक अच्छी रणनीति होगी? छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना नहीं। बार बार आप करने के लिए कार्य देंगे तो वो उसका आप उपचार थोड़ी कर रहे हैं, वो बच्चे को और आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। छात्र को सख्ती से अपना अवदान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, यानी कि तुम्हें नहीं याद हो रहा है तो याद ही करो, 1 हफ्ते में याद करो वरना हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। स्वनियमन और समय प्रबंध के लिए छात्र को टाइमर देना। हाँ, बच्चे को आप टाइम दे सकते हैं कि पहले दिन बच्चे ने 20 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसे आप दूसरे दिन कहिए 15 मिनट में सॉल्व करे, तीसरे दिन कहिए 10 मिनट में सॉल्व करे, चौथे दिन कहिए 5 मिनट में सॉल्व करे, ठीक है। तो ये बच्चे के लिए बेस्ट होगा। आप उसको टाइमर दे दीजिए, ये नहीं कि बार बार अब 20 मिनट में अगर उसने काम किया फिर आपने कहा गलत है, इसको फिर से करो, फिर बच्चा 20 मिनट लगाएगा, हो सकता है 30 मिनट लगा दे। तो बच्चे को थोड़ा सा हेल्प करके, मदद करके उसको टाइमर दें, सबसे बढ़िया है। माता पिता को बुलाकर उनके, ऐसा तो बच्चे ने कोई कानूनी गुनाह तो कर नहीं दिया है कि उसके खिलाफ सख्त अनुशासन आप लगाएंगे, ठीक है। इतना अनुशासन तो अपने देश में ही नहीं है। तीसरा हम कैसे लगा सकते हैं एज अ टीचर? तीसरा ऑप्शन आपका सबसे सही हो जाएगा, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथन असर्शन फिर है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे आर पूछा है। कथन क्या है कि छात्रों में अक्षर प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल ये बात सही है कि बच्चा वहाँ अच्छा सीख पाता है, अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। अच्छा प्रदर्शन
कर पाता है और वहाँ स्कूल में कुछ तो उसका मायने हो। ऐसा नहीं कि बच्चे को एकदम आता ही नहीं तो बच्चे को हम ध्यान ही ना दें ना, उसे ये ज़रूर बताएं कि हाँ वो भी इस क्लास का एक स्टूडेंट है जो कि थोड़ा धीरे सीखता है, लेकिन अगर वो थोड़ी मेहनत करे तो वो जल्दी सीखेगा, वो जल्दी सीखेगा। ठीक है ना। तो ये संभावना अगर बच्चे को, अगर बच्चे से आपसे स्कूल से भावात्मक लगाव हो कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे टीचर्स हैं, कुछ अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा वातावरण होगा तो बच्चे में लगा होगा। और जहाँ उसको लगेगा कि हाँ मेरा होना यहाँ, उसे लगे कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल हूँ ना, यहाँ पे मुझे टीचर्स मानते हैं। या जैसे अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे बढ़िया हैं उन्हें वो कोई बच्चा बढ़िया अच्छा स्कोर करता है या कोई बच्चा कम स्कोर कर पाता है। ठीक है, 20 में एक बच्चे ने 20 ला दिया, एक ने 10 लाया और एक ने 2 नंबर ही लाया, तो आप क्या कहेंगे कि तुम बहुत बेस्ट हो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। दूसरे को आप ये कहेंगे कि हाँ तुम भी पासिंग मार्क तक हो, तुमने भी बढ़िया किया, लेकिन कोशिश करो कि तुम इससे बेहतर हो जाओ। या किसी से कंपैरिजन, तुलना तो करना सही नहीं है सीडीपी के हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पर इसे कहेंगे कि आपका नंबर तो कम है लेकिन आप भी कोशिश करोगे तो आप इसके बराबर या आप भी अच्छा नंबर ले आ पाओगे, 5 नंबर अगली बार से ले आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पीटूंगी या तुम्हें पुरस्कार दूंगी, या कुछ भी बच्चे को ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लगाव, भावनात्मक लगाव बच्चे को होना चाहिए जो कि सही है। ठीक है, कारण क्या है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, अगर आप जैसे कि मैं मैथ में उतनी भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, फिजिक्स में कह लिया जाए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या होता था कि इंटर में जब मैंने लिया था फिजिक्स, और कभी कभी मेरे क्वेश्चन सही हो जाया करते थे जब मैं बहुत 2-3 घंटे मेहनत करके उसको लगाती थी, तो थोड़ी बहुत इधर उधर से हेल्प लेके, सारे तो दोस्त से ही हेल्प लेती थी लेकिन एक आध दो अपने से लगा लेती थी, तो वहाँ पे अगर सर कहते थे कि बहुत अच्छा तुमने इस बार बढ़िया किया, तो बहुत अच्छा लगता था। वो भावनात्मक लगाव था ना, सबके साथ ऐसा हुआ होगा किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो हाँ, ये जो कथन है वो कारण और कथन एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी भावनात्मक लगाव की बात करी गई, यहाँ पर भी भावना से सीखने की बात की गई। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नो डाउट कि पहला ऑप्शन आपका सबसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। देखिए, जहाँ पर चीज़ें संरचनावादी, जहाँ पर चीज़ें संरचना बनाकर करी जाए, संरचनावादी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ऑप्शन है शिक्षकों के छात्रों के प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ये बात तो सही है कि शिक्षकों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ठीक है, सबसे बेस्ट लेकिन हमें चुनना है संरचनावादी के हिसाब से। अधिगम तब तक होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। जरूरी नहीं है, बच्चा शिक्षक से ही नहीं, कभी कभी खुद से भी करके चीज़ों को सीख लेता है और बेहतर सीखता है शिक्षकों से। तीसरा ऑप्शन है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो कि पियाजे कहते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिक इसको कहते हैं। सबसे बढ़िया तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चा सक्रिय होकर पर्यावरण में, जिस भी वातावरण में है वो उसमें रह रहा है, उनसे सीख रहा है, तो बच्चा अच्छे से ज्ञान का निर्माण खुद ब खुद कर लेगा। अब ये क्वेश्चंस भी 1 to 5 में अगर देखा जाए, प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा है कि जो बच्चे होते हैं वो पहले से कुछ सीख के आते हैं स्कूल में, वो कोरे कागज़ नहीं होते, उनका मन कोरा कागज़ नहीं होता, उस पर लिखा होता है बहुत कुछ, वो सीख के आते हैं अपने परिवार से, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है वो सारी चीज़ें ना, तो बच्चा उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेता है, कर पाता है। या कुछ लोग बड़े होने पर भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत ना, तो उसमें हम फंसे रह जाते हैं जीवन भर। फिलहाल क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12वां कि एक, फिर कथन और असर्शन से आया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कथन और असर्शन से पूछा जाता है, तो इसको आप एकदम कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना, कथन कह रहा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है,
यहाँ से 2 बार टाइप हो गया है। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकट व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। देखिए, अगर 12 के क्वेश्चन की हम बात करें तो ये तो सही है कि बच्चा अगर ठीक से नहीं बच्चा सीख पा रहा है, तुझे उसे थोड़ा सा उलझाओ, आप संकेत तो दें, उसकी मदद तो करें, लेकिन थोड़ा सा उसे और उलझा दें। जैसे जैसे बच्चा और उसमें समेटता हुआ जाए, उसमें थोड़ी सी सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता बढ़े, तब उसे आपको कम मदद करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके बिना मदद के बच्चा कर ही ना पाए, क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाए। तो हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, बुद्धि और बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। देखिए, ये भी सही है, जो बुद्धि लब्धि है वो सटीक रूप से कहीं भी नहीं मापा जा सकता। कोई भी आपका आईक्यू टेस्ट 100% सही नहीं बता सकता, ये सभी लोग कहते हैं, सभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि ये भौगोलिक स्तर पे और वातावरणीय अनुसार ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आईक्यू लेवल तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे बुद्धि की बात हो गई, यहाँ पे बच्चे की सीखने की बात हो रही है, तो ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि आप डिफरेंस कर पाए। यहाँ पे आप 3 ऑप्शन कथन और कारण से देखें क्वेश्चन, लेकिन तीनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग थे। तो यहाँ पे 12 का जो सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि ए और 8 सही तो है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक ऋण की प्रक्रिया की विशेषता है? सामाजिक ऋण, बच्चा समाज में रहकर जो सीख रहा है उसकी क्या विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों से विशिष्ट रूप से होती है। बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों में ये अलग अलग रूप से सामाजिक ऋण की प्रक्रिया होती है। ये बात सही है कि हम एरिया के हिसाब से, अपने वातावरणीय अनुकूलन वातावरणीय के हिसाब से, अपने आसपास पड़ोस के हिसाब से ही चीज़ों को सीखते हैं और उसमें कुछ नया सीखते हैं। तो हाँ, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक जटिल प्रक्रिया भी है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। देखिए, अगर हम बात करें कि सामाजिक ऋण की प्रक्रिया की विशेषता, तो यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है कि चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। आप बताइएगा कि आपके हिसाब से इसमें क्या सही होना चाहिए। क्या सामाजिकरण सच में एक रेखीय प्रक्रिया है या जटिल प्रक्रिया में आप इसको रखेंगे? फिलहाल इसको हम डिस्कस कर लेंगे कंफर्म तरीके से। फिलहाल आज चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे और समझने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि कथन और असर्शन से ये भी है। फिर कथन है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित ऋण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। हाँ, वो सही बात है, वो निश्चित समय नहीं होता, यहाँ पर होगा निश्चित समय नहीं होता है जहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, मध्य बाल्यावस्था में। कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है कि 12:30 पर ही या 1 जनवरी के दोपहर 1 बजे ही बच्चा मध्य बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है ना, ये बात। आगे देखते हैं, कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। बिल्कुल, विकास जो है वो प्रकृति में होता रहता है। तो निश्चित ऋण नहीं होता, निश्चित समय नहीं होता, ये बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी विकास के बारे में बात कही गई, यहाँ पर भी बच्चे के बाल्यावस्था के विकास के बारे में भी बात करी जा रही है। तो ए और आर दोनों सही होंगे तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा होगा। आगे देखते हैं, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। देखिए, एक प्रारंभिक विद्यालय में जो बच्चा है वो कॉन्सेप्ट को अपने डेवलपमेंट के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से वो प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर आप क्लास 3 के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं बोर्ड मास, ठीक है, एक
मैथ में पढ़ा रहे हैं, या हम मान लेते हैं एक फर्स्ट का बच्चा है और हम उसे डिवीज़न पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसे एक सरल डिवीज़न ही तो पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम क्लास 4 का डिवीज़न पढ़ाने लगेंगे या फ्रैक्शन की बातें बताने लगेंगे, भिन्न बताने लगेंगे बच्चों को, नहीं ना। हम उसके कॉन्सेप्ट के, उसके विकास के हिसाब से ही कॉन्सेप्ट रखेंगे, वही बात हो रही है, ठीक है। प्रभावित कर सकता है तो क्या है, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। बच्चा अगर खुद में ही चीज़ों को सीख रहा है, कर रहा है, तो उसे दंडित करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों से हमें कम अपेक्षाएं नहीं, बल्कि जिस प्रकार से आप सिखा रहे हैं उनको, उसके हिसाब से अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। अगर आप अच्छा सिखा रहे हैं तो आपको विश्वास होगा कि बच्चा अच्छा करेगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? मतलब सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? क्वेश्चंस बहुत आराम से हम देखेंगे, उसके बाद ही चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। और ये एकदम, अगर आपको नियम सही समझ में आ रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप इसको 100% श्योर एकदम सही करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रथापूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, तथागत चरण, उत्तर तथागत चरण। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में जो ये बात कही जा रही है कि सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, ठीक है। सजा टालनी है उसको, लेकिन हम नियम को ज़रूर फॉलो करेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जो समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो डिसिप्लिन बनाई गई है, उसको हम फॉलो ज़रूर करेंगे, उन नियमों का हम ज़रूर पालन करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से चरण में आएगा? तो बात कर ली जाए कि कोहलबर्ग द्वारा 3 स्तर और उनके 2 चरण दिए गए, यानी कि 6, ठीक है। अब सभी स्तरों की बात कर ली जाए तो पहला जो स्तर आपका आ जाता है पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है, ठीक। तो वो जो है 4 से 10 वर्ष के बच्चों तक होती है, और इसमें 2 स्तर जो आ जाते हैं वो कि आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास और स्वलाभ मानसिकता अभिविन्यास। जैसे कि पहला, दंड के भय से काम करना, तो आज्ञाकारिता, दंड के भय से हम आज्ञा को पालन करते हैं, बच्चा आज्ञा का पालन करता है। जैसे को तैसा ना, जैसे कि दूसरे वाले में स्वलाभ, मतलब कि कुछ भी हो जाए हमारा लाभ उसमें होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, क्या कहता है कि अगर उसे फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी फ़ायदा, मेरा नुकसान ना हो ना, ये चीज़ें। अब कन्वेंशनल लेवल आ जाता है, जिसे पारंपरिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष के बच्चों में है, जो कि जिसमें समाज के बारे में बच्चा सोचता है, ठीक है, जिसे हम अंतर्वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, यानी कि इसे इंटरपर्सनल रिलेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल नहीं, इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल की बात आ जाती है, जहाँ पे खुद को अच्छा दिखाने के लिए हम चीज़ों को करते हैं, ठीक, काम को करते हैं। दूसरा स्तर इसी का आ जाता है पारंपरिक स्तर का, जिसे हम सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन जिसमें होता है, जिसको हम मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, हम जिसमें क्या करते हैं, ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जो कि क्वेश्चन को बता रहा है कि हम कुछ भी काम करेंगे, सज़ा में नियम बना रहे हैं समाज में, तो वो नियम फिक्स्ड है, उन्हें तोड़ना नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जहाँ बच्चा सोच रहा है कि नहीं, एक एज आती है ऐसा कि नहीं, नियम कानून तो ज़रूरी है, फॉलो करनी चाहिए ना, नियम बनाए ही गए हैं फॉलो करने के लिए, या कुछ लोग कहते हैं तोड़ने के लिए ना, तो वो अपनी अपनी राय रखता है बच्चा, लेकिन समाज के नियम को फॉलो करेगा। किस वाले में? पारंपरिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष में आता है, जिसे हम जो है कि कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन आपका दिखा रहा है प्रथा पूर्व चरण। जिसे इसकी इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इसमें मैंने इंग्लिश में भी बताया आपको, पहला प्री कन्वेंशनल लेवल है, उसके बाद दूसरा जो है कन्वेंशनल लेवल है, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। तो उत्तर पारंपरिक, जो कि 13 से जो बड़े बच्चे होंगे, 13+ एबव, उनमें होगा, जिसमें कि सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड
इंडिविजुअल राइट होगा, मतलब सही वो समाज के नियम का भी पालन करेंगे और उससे अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। जहाँ पे बच्चा ये सोच लेगा कि नियम सही है, लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, सही है, लेकिन अगर ये नियम कहीं गलत होते हैं तो उनको बदला जा सकता है। वो उत्तर पारंपरिक स्तर में पहले चरण में आ जाता है। दूसरा चरण उत्तर पारंपरिक स्तर का हो जाता है सार्वभौमिक नैतिकता, जहाँ पे यूनिवर्सल, जहाँ पे नैतिकता का सबसे उच्च स्तर जिसे माना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं इनके बारे में। जैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कोहलबर्ग से रिलेटेड देखा पहला वाला, उसी तरह हम लोगों ने अदर भी वीडियोस में डिस्कस किया है इसके पहले दूसरे पार्ट को बखूबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया को शोषण करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। शोषित करने के लिए, शोषण नहीं शोषित, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ बहुत। शोषित है यहाँ पे, अधिगम प्रक्रिया को शोषित या पोषित, शोषित इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे पोषित हो जाएगा, शोषित तो शोषण नहीं होगा, पोषित यानी कि उसको सही बनाने के लिए। ठीक है, पोषित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें संकल्पना का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, यानी कि कठिन से सरल की ओर, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। अपसारी चिंतन कि हम एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर पाएँ, ये अपसारी चिंतन है। जहाँ पे एक टॉपिक को लेकर आपको बहुत सारे विचार आए, जैसे कि आपको बोल दिया गया कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है क्वेश्चंस का, तो आपको उसके कई नियम आ रहे हैं, तो वो अपसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन वो होता है जिसमें आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन को एक ही तरीका है हल करने का, बहुत ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ नहीं आ रहे, क्रिएटिविटी नहीं जहाँ पे आ रही है, वो अभिसारी चिंतन हो जाता है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने का महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन, तो कंपटीशन की बात होगी नहीं, तो जो दूसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब सारी चिंतन भी बढ़िया है, लेकिन जहाँ पर हम संकल्पों के बीच संबंध खोजेंगे वो सबसे सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कहा गया है 1 to 5 के लिए कि हमें बच्चे को रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना है। अगर हम वृक्ष पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चे के आसपास देखने को मिले, जो बच्चा हमेशा वृक्ष को देख रहा है, आम, नीम, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि बबूल का दे दे, जो कि बबूल अब गाँव में भी नहीं दिखाई दे रहे बबूल के पेड़, है ना। अशोक के पेड़ बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग लगाते हैं। वो स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में लगते हैं, जहाँ पर शौक के लिए, सुंदरता के लिए उन पेड़ों को लगाया जाता है। तो ये बात हुई कि बीच संबंध को, संकल्प, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसको कोरिलेट करके पढ़ाया जाए। संकल्प मतलब वही बात, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फिलहाल। संकल्प मतलब कॉन्सेप्ट, वही जो मैंने अभी भी कहा, ठीक है ना। संबंध खोजना उसमें है ताकि चीज़ को रिलेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है किस चीज़ की, अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को। तो अनुवांशिकता के बारे में वाइगोत्स्की बात नहीं करते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस यहाँ पे समझने की बात है। नहीं, यहाँ पे समझने की बात ये है कि सामाजिकरण की बात तो करते हैं वाइगोत्स्की, लेकिन उसको जीव पारिस्थितिकीय मॉडल के हिसाब से वो बात नहीं करते, ठीक है। अभिप्रेरणा की बात तो करते नहीं, अनुवांशिकता की बात वो करते नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक जैसे जो भी बच्चे को नैतिकता सिखाई जा रही है उसमें समाज के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, उसको समझाया जाए, और बच्चे को बड़े से, जो भी बड़ा व्यक्ति है उससे उसको एक संकेत मिले, इशारा मिले, एक सहयोग मिले कुछ नया सीखने को। जैसे एक एज अ टीचर हम अपने बच्चों को, जो भी क्लास में हो या ट्यूशन में हो, जहाँ भी हम पढ़ाते हैं या कुछ सिखाते हैं, वहाँ पे हम उनका सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं थोड़ी सी, ताकि बच्चा उसको सीख जाए। ये बात लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है?
ऐसा भी बहुत बार होता है कि खुद टीचर मजाक मजाक में ही कहें या बहुत आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब क्रिकेट की बात आती है, ऐसी चीज़ जैसे बाइक चलाने की बात आती है, क्रिकेट की बात आती है, और जहाँ पे थोड़ा सा भारी काम करने की बात आती है, वहाँ पे अधिकतर जो टीचर्स होते हैं, यहाँ तक कि फीमेल टीचर भी मैं बात करूँ तो अध्यापक या अध्यापिकाओं की भी बात करूँ तो वो अधिकतर जहाँ पे बाइक चलाने की बात होगी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग काम करने की बात होगी, जहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत की चीज़ है ना, और मार्केट जाने की बात हुई या क्रिकेट की बात हुई, फुटबॉल की बात हुई, ये सारी चीज़ें अधिकतर अभी तक भी जो कि इतना ग्लोबल लेवल पे जो है कंपटीशन सभी चीज़ों के पहुंच चुके हैं, तो चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हर जगह में लड़कियां भी शामिल हैं। फिर भी आप देखेंगे कि लोग अधिकतर जो टीचर्स हैं या कोई भी एज अ पर्सन भी आपसे बात करे तो आपको महसूस होगा कि वो लड़कों से ही बात करते हैं, ना कि लड़कियों से ना। जैसे अगर कोई भी चीज़ काम करना हो जो जहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसे संभावनाएं भी नहीं रखते कि लड़कियां नहीं कर पाएगी, मतलब ये कमज़ोर होती हैं लड़कियां ना। ये तो ये क्वेश्चन के हिसाब से क्रिकेट के बारे में, या कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पूरा दम लगा के ही खेलना है, पूरी मसल्स आपको यूज़ करनी है, पूरा आपके अंदर पूरा आप स्ट्रांग होने चाहिए, मोटे ताजे ना। कोई भी खेल सकता है क्रिकेट एज अ पर्सन ना। तो अभी भी गांव में भी अधिकतर भी चीज़ों में, अगर शहरों में तो बहुत ज़्यादा इसका अभी तो है कि लड़कियां लड़के खेलें, लेकिन गांव में अभी भी जो है कि लड़के ही क्रिकेट मैच खेलते हैं। अगर वो अपने खेतों में या कहीं पे भी खेलने जाते हैं, ऐसे टूर्नामेंट में भी लड़कियां बहुत कम होती हैं, नहीं के बराबर होती हैं फिलहाल। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि टीचर जो है वो क्रिकेट के बारे में सिर्फ लड़कों से बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ का उदाहरण है? जेंडर सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण तब होगा जब हम जेंडर को इक्वल रख के, समान रख के, बराबर में बात करते हैं, तो सशक्तिकरण तो होगा नहीं। जेंडर पक्षपात, जिसे जेंडर बायास कहते हैं। संबंधता, यहाँ पे संबंध नहीं और धमकी भी नहीं दी जा रही है। तो पांचवें का जो सबसे सही ऑप्शन है वो दूसरा हो जा रहा है कि यहाँ पे पक्षपात हो रहा है कि कम से कम ये तो पूछना चाहिए था कि कल का मतलब सारी चीज़ें हम लड़कों से ही पूछ रहे हैं टीचर, तो उसे कम से कम ये तो पूछना चाहिए कि हाँ, अगर लड़कियां नहीं भी जानती हैं क्रिकेट के बारे में तो ये भी पूछे क्या तुमने कल का मैच देखा, कौन जीता इसमें, कौन सी टीम। तो कम से कम जागरूकता तो बच्चे में फैलेगी कि हाँ ये लड़कियों से पूछ रहे हैं तो लड़कियां भी इसमें कर सकती हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि टीचर जो है वो सिर्फ लड़कों से क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जेंडर पक्षपात होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा, जो कि आसान प्रश्न है ये। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। तो हमेशा सिर्फ वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं हैं वो नहीं सही होगा ना। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित अनुशासन पद्धति को। ये पांचवा क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन देखे थे? कहाँ गया? अच्छा, ये तो 3 से 4। अच्छा, ये चौथा वाला, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न था। अच्छा, 5 2 बार हो गए हैं, फिलहाल ये सही है। तो चलिए पांचवा यही हम लोग हल कर रहे थे। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को नहीं, किसी भी तरह से बस पाठ्यक्रम को, यानी कि एग्जाम होने वाले हैं तो सबसे पहले साल बस कंप्लीट कर दो ना। दंड आधारित कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन है। ज्ञान की सक्रिय संरचना को, सबसे आसान प्रश्न है और ऑप्शंस भी पूरा मिलता जुलता है, जो कि क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस नेगेटिव के तौर पे हैं, सबसे पॉजिटिव दूसरा ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिक कारण का प्राथमिक कारक है? सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन है? पुस्तक और पत्रिकाएं, निकट परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। तो देखिए, माता पिता का कार्यस्थल, थोड़ी कार्यस्थल बच्चे ऑफिस में थोड़ी जाके चीज सामाजिकरण को सीखेंगे वहाँ पे भी, लेकिन प्राथमिक कारक जो है वो निकट परिवार, जो बच्चा जिस परिवार में रह रहा है, जो बच्चों के निकट है, जिसमें बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, वो सबसे प्राथमिक कारक हो जाएगा। ठीक है।
द्वितीय कारक स्कूल या पुस्तक और पत्रिकाएं, इसे आप मान सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समानुरूप है? यानी कि जीन पियाजे के हिसाब से आसान प्रश्न है ये वाला कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किस उम्र के बच्चे आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से साल के ऊपर या 11 वर्ष से ऊपर। तो देखिए पहले हम जीन पियाजे के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास पर जो बात कही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, तो एक तो है सेंसरी मोटर, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से 4 स्तर हैं। एक तो संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। यानी कि संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। अब देख लेते हैं संवेदी पेशी अवस्था में। संवेदी पेशी अवस्था जो है वो 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि इसके बाद की अवस्था है, वहाँ 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक जो कि सबसे पहले ऑप्शन में पूछा गया है, वो 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। तो 7 से 11 वर्ष वाला जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से ऊपर वाले की बात हो जाती है। तो ये बात रही, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे बात करी है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि जो जन्म से 2 वर्ष जिसकी अवस्था है, वो उसमें वस्तु स्थायित्व होता है, ठीक है। वहाँ पे बच्चा हाथ पैर हिलाना यानी कि सेंस मोटर स्किल्स को जोड़ना सीखता है। इमिटेशन होता है, दिशा निर्देशित व्यवहार होते, बच्चा बोल तो पाता नहीं, तो इसीलिए संकेतों में चीज़ों, जैसे उसे भूख लगी है, तबीयत खराब है तो रोना, ठीक है, चिड़चिड़ापन करना, ये सारी चीज़ें वो संवेदी पेशी अवस्था में हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष है, इसमें विकेंद्रीकरण बच्चे में नहीं होता, डिसेंट्रिक बच्चा नहीं होता है। यानी कि अगर व से क बन जाएगा, अगर एक बार व से व बना दे रहे हैं तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि इसको क भी बनाया जा सकता है। ये विकेंद्रीकरण बच्चे में लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण की कमी होती है, वो संरक्षित चीज़ों को पूरी तरह से नहीं कर, रिवर्सिबल नहीं होता। यानी कि 1 4 6 लिख दिया गया, या असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बदल सकता, डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, अवरोही आरोही क्रम को नहीं बदल सकता, बच्चा संरक्षित नहीं कर पाता है, ठीक है। इसी में गुड़िया सुलाना, उसको नहलाना, ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है, ठीक है, जहाँ पर बच्चा जो है कि कहता है कि अगर उसकी माँ उसके सामने है तो उसे लगेगा कि हाँ मेरी माँ है। अगर कुछ पल के लिए बच्चा माँ चली जाए कहीं सामने से, तो उन्हें लगता है कि मम्मी कहीं चली गई या नहीं दिख रही है, तो वो मम्मी के लिए रोने लगते हैं। मतलब ये वस्तु स्थायित्व बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। 7 से 11 वर्ष जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें संरक्षण बच्चों में आ जाता है। लॉजिक बच्चा थोड़ा बहुत लगाने लगता है, ठीक है। उदाहरण से नियम, यानी कि उदाहरण पहले समझा के अगर आप नियम समझाएंगे तो बच्चा समझ पाएगा। डिसेंटर बच्चे में आ जाता है, विकेंद्रीकरण बच्चे में भी आ जाता है। ये सीरिएशन कर पाता है बच्चा श्रेणीबद्ध चीज़ों को, यानी कि अवरोही आरोही क्रम में चीज़ों को लगा पाता है बच्चा, ठीक है। वर्गीकरण कर पाता है बच्चा, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें दिखाई देंगी वो बच्चा उसमें क्लेरिफाई कर लेगा, क्लासिफिकेशन कर लेगा। लेकिन जो 11 से ऊपर की एज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, वो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन है, ठीक है। जहाँ पर कोई चीज़ें न भी दिखाई दे फिर भी अगर वो चीज़ें हैं तो उस पर बच्चा व्याख्या कर पाए। जैसे वायु न भी दिखाई दे फिर भी उपस्थित है, इसके बारे में बच्चे से अगर हम चर्चा करेंगे तो बच्चा अपने बताएगा, ठीक है। जैसे न्यूटन का लॉ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो चीज़ें नहीं भी दिखाई दें अगर वो मौजूद है तो उनके बारे में अगर बच्चा व्याख्या कर ले रहा है तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने देख लिया 7वें का सही आंसर, जो कि तीसरा था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न व्यक्तियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं।
आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो? नहीं। अगर हमें ये देखना है कि हम लोगों ने बच्चे को आज अल्फ़ाबेट सिखाया है, तो अल्फ़ाबेट सिखाया है तो बच्चों को सिखाएंगे भी कई तरीके से और पूछेंगे भी कई तरीके से ना। कुछ बच्चे जैसा आप बोल पा रहे हैं डायरेक्टली उसी तरह नहीं चीज़ों को सीख पाते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा उसमें बदलाव करके सीखते हैं ना। तो एक समान तो हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, आकलन करेंगे तो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात आ गई तो भी सही नहीं है। बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो। जब बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित नहीं होगा तो आप सिखाएंगे क्यों ना, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। हाँ, हम आकलन ऐसा करेंगे जो कि अलग अलग तरीके से सिखाएंगे भी बच्चे को। अगर नहीं समझ में आता है तो बच्चों को भ्रमण विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, किंडरगार्टन विधि से अलग अलग तरीके से हम सिखाएंगे। और हम जब आकलन करेंगे कि बच्चे ने हमने जितना बच्चे को सिखाया वो बच्चा सीखा है उतना कि नहीं, हम जब आकलन करेंगे तो उसको भी हम कई तरीके से पूछेंगे। अगर हम बच्चे से कहते हैं 2 2 जा कितना होता है, तो बच्चा अगर नहीं बता पाता है तो हम ये पूछेंगे कि 2 + 2 कितना होगा, काउंट करके उंगली से बताओ या ऐसे लाइनिंग करके खींच के बताओ ना। तो ये आकलन करने का तरीका अलग अलग होगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को बाण प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की के द्वारा पूछी गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, यानी कि समस्या के समाधान के लिए हम बच्चे को क्या करते रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। जब भी बच्चा जहाँ भी उसको जरूरत पड़ रही है थोड़ी बहुत, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना नहीं। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उसी समय उन्हें संकेत और इशारे देना सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, जहाँ पर बच्चा कहीं अटक जाए। ऐसा नहीं कि जब भी थोड़ा सा अटके हम उसको निर्देश देने लगे, ऐसा नहीं। बच्चा थोड़ा सा अटकेगा, फिर थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, फिर अपनी गलती को सुधारेगा, करके सीखेगा, वो ठीक है। लेकिन किसी बिंदु पर जहाँ पे अब लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी सी हेल्प दी जाएगी तो बच्चा अपने जहाँ तक सीखना था वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इशारे देने हैं, संकेत देना है, हेल्प करनी है, सहयोग करना है, मदद करना है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ गया, ये पूरा टोटल दिख नहीं रहा, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा इस तरह कुछ दिख रहा है, देख लेते हैं। 10वां वाला ऑप्शन कि निम्नलिखित कथन में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि से नहीं, केवल बुद्धि लब्धि से नहीं मापा जा सकता है, बुद्धिमत्ता को कई तरीकों से मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। अगर आपके माता पिता भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर उनके मेमोरी पावर, याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि आप में भी याद करने की क्षमता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, स्टडी में हो या कोई भी पुरानी बातें हो या कोई भी चीज़ें हों जो आप पहले से सीख रहे हैं, वो आपको देरी तक याद रहेंगी। ऐसा है, बहुत लोगों की मम्मियाँ होंगी जो नहीं पढ़ी लिखी होंगी ना, लेकिन वो सिलाई करती हैं या कुछ भी करती हैं तो उन्हें प्रॉपर याद है कि कटिंग यहाँ से करना है और जितना सेंटीमीटर या मिलीमीटर आप नहीं नाप पाएंगे वो नाप लेती हैं। तो ये तो सही है कि उनकी जो पावर है, मेमोरी पावर, वो बढ़िया है ना। तो आनुवंशिकता पर होती है भूमिका निर्भर बुद्धि लब्धि की। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता शामिल करती है, सुनिश्चित करती है। देखिए नहीं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर आप मैथ में ठीक है तो आप सारे सब्जेक्ट में ठीक होंगे, जो कि सही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसे ही टाइपिंग कल से कोशिश करूंगी कि गलतियाँ ना हो। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता की से अधिक है। बिल्कुल, बुद्धिमत्ता सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा, कि बुद्धिमत्ता जो है ये चौथा वाला ऑप्शन नीचे का जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि मैं लिख देती हूँ 10वें का चौथा ऑप्शन
सही होगा। जो कह रहा है क्या कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, जो कि नीचे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, कि ये बात सही है कि जो हम बुद्धिमत्ता, जो IQ लेवल हम बात कर रहे हैं, वो हम जितना स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अलग है। क्योंकि योग्यता जो एग्ज़ाम में हम दिखाते हैं या जो स्कूल में दिखाते हैं वो निश्चित है ना। रियल लाइफ में भी हमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई भी काम करें हम ना, कहीं इन्वेस्टमेंट करें या कोई नई चीज़ करें या जो भी हम लाइफ में डेली कर रहे हैं उसमें भी माइंड के यूज़ की ज़रूरत होती है, रिलेशनशिप चाहे कुछ में भी। तो वही चीज़ है, 10 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हम स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उस योग्यता से कहीं अधिक है बुद्धि लब्धि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन, प्रतीकात्मक, पदार्थ अस्थायित्व, अस्थगित अनुकरण। तो अस्थगित जो अनुकरण है इसकी बात तो जीन पियाजे नहीं करते। 3 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा देखिए। पहले अगर हम बात कर लें कि जीन पियाजे जो कह रहे हैं पदार्थ अस्थायित्व, जहाँ पर बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि पदार्थ अस्थायित्व, ये जो हम लोगों ने इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा, इसमें देखते हैं हम लोग किस में है, ये मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में है या प्री ऑपरेशनल स्टेज के बीच में है। जैसे मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व पूरी तरह से विकसित हो जाती है। कि अगर मेरे सामने से बच्चा ये सोच लेता है कि मेरे सामने से अगर मम्मी हट गई हैं तो भी मम्मी हैं, अभी आ जाएंगी कुछ देर में, ये वस्तु अस्थायित्व होता है। यानी कि बॉल अगर गिर गई है तो बच्चे को पता चलेगा कि बॉल है, नीचे गिर गई है, बच्चा रोएगा नहीं इस बॉल के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो पदार्थ अस्थायित्व, तो यहाँ पर तो ये बात हो नहीं रही, तो ये तो होगा नहीं। प्रतीकात्मकता ये हो जाएगा कि हम प्रतीक दिखाकर चीज़ों को बताएं। जैसे कि ये इस प्रकार की कैप में लगी चीज़ें होंगी, जैसे कि पेन के मॉडल कई प्रकार के आते हैं, तो हम उसे प्रतीक के माध्यम से सिखा रहे हैं बच्चे को कि ये जो प्रतीक है, जो इस प्रकार का सिंबल है, चिन्ह से ही हम चीज़ों को इंगित करते हैं ना। आप तो ये मानते हैं कि अगर बाल्टी का आकार थोड़ा छोटा हो जाए तो हम उसे छोटी बाल्टी या कुछ दूसरा कहते हैं ना। ऐसे अगर मोटी बुक हो तो ब्लैक पेज की कॉपी हो तो उसे हम रफ कहते हैं, वाइट पेज की कॉपी हो तो हम उसे सफ के लिए यूज करते हैं क्योंकि वो वाइट पेज है। ये सारी चीज़ें प्रतीक के हिसाब से हम चीज़ों को याद रखते हैं, उसी तरह बच्चा भी। इसमें आत्मसातीकरण हो जाएगा, जहाँ पर बच्चे ने ये देखा है कि उसने क्या देखा है, घोड़ा देखा है, ठीक है। अब उतने बड़े घोड़े को देखकर वो उसने कुत्ता डेली लाइफ में देखा है और उसे लगता है कि ये चारों पैर पे चल रहा है, पूंछ है उसकी, इसी तरह लंबा सा मुंह है, तो वो क्या है, कुत्ता है ना। तो ये आत्मसातीकरण है, जहाँ पर बच्चा संतुलन कर लेगा, जहाँ पर बच्चा ये समझ जाएगा कि घोड़े और कुत्ते में क्या अंतर है। ये अगर अंतर बच्चा समझ जाता है तब ये आपका समायोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा सीख लिया है कि ये कुत्ता है और ये एक घोड़ा है, ठीक है। तो ये आत्मसातीकरण है, बच्चा उनमें डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि ये दोनों मिल रहे हैं फिर भी एक दूसरे से अलग है, जैसे काले कौवे और कोयल में, उसी तरह से आत्मसातीकरण हो जाएगा। जब बच्चा घोड़े और कुत्ते में फर्क कर लेगा तब क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। फिलहाल ये बातें रही, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि भाषा एवं विचार पर वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। वाइगोत्स्की और पियाजे, ये भाषा और विचार के में इन लोगों में विवाद है। कोई कहता है कि भाषा पहले है, विचार नहीं। कोई कहता है कि विचार पहले है, भाषा नहीं। कोई कहता है कि विचार जो है कि विचार है तभी भाषा आई। अब एक लोग कहते हैं कि भाषा है तभी विचार आए ना। तो क्या कहते हैं वाइगोत्स्की, समझ लेते हैं, दोनों लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों नहीं मानते। संबंध है, दोनों मानते हैं। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। देखिए 12 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। 2 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? जो वाइगोत्स्की कहते हैं वो पहला है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यानी कि पहले भाषा है तब विचार है। और पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार है तब भाषा है, ये दूसरा ऑप्शन।
तो यहाँ पर वाइगोत्स्की पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भाषा, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास निर्देशित करती है। भाषा है तभी हमें विचार आते हैं, ये वाइगोत्स्की कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अन्वेषण मतलब खोज, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, अध्यापक केंद्रित नहीं, लगातार अभ्यास और दोहरा कर नहीं, केवल अनुकरण द्वारा नहीं। 13 का सही ऑप्शन आप समझ रहे हैं कि जब बच्चा खुद से करके सीखेगा या ढूंढेगा, उसमें बच्चा क्रिएटिविटी कर पाएगा, जो कि सृजनात्मकता का मतलब है। आसान प्रश्न है। गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित? गुणज वैफल्य, जहाँ पर बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है, वो चीज़ें गुणज वैफल्य होती हैं। जैसे कि जहाँ पर गणित में जोड़ घटाने में बच्चे को दिक्कत हो, वो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि एक तो है डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया ना, हाँ डिसकैलकुलिया हो जाएगा इसका। तो एक बार कभी कभी एकदम घुस जाइए ना, तो चीज़ें थोड़ा सा मेमोरी बेस करनी पड़ती है। गति विषयक आवश्यकता से नहीं, दूसरों के नहीं, सांकेतिक योग्यता से नहीं, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता, जो मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं, संकल्प होते हैं, उनको सीखने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, उसे ही डिसकैलकुलिया कहते हैं, जो कि आसान प्रश्न है। आप लोगों ने पूरा रटा होगा ये सारी चीज़ें, जो कि सही है। 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि वो बच्चे जो बहुत ही निचले निम्न जो है एरिया से आते हैं, जहाँ पर उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, सीखने के चांसेस कम है, वहाँ से अगर बच्चा आता है कमज़ोर वर्ग से, ठीक है, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक तरीके से या भौगोलिक तरीके से, तो वहाँ पर हमें आरक्षण का प्रावधान है। तो ये 2009 के अंतर्गत क्या है? भेदभावात्मक है, अलगावात्मक है, सम्यता पर आधारित है या समानता पर। देखिए, इक्विटी और इक्वालिटी दो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे। 15 का जो सही ऑप्शन हो जाता है वो इक्वलिटी नहीं, इक्विटी पर है। किस पर है? इक्विटी पर है, ताकि एक स्तर में लोग हैं जिन स्तर में ये ऊंचे स्तर पे थोड़ी सी अगर इनको हेल्प मिल जाएगी तो ये इनके बराबर हो जाएंगे और सभी लोग समान हो जाएंगे। ये इक्वलिटी की बात है। तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल 15 का। तो ये थे 15 क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन, ये थी। अगर आपको चीज़ें समझ